नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, उसका टेस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्ज़ाम में लगभग हर बार इसका जो क्वेश्चन है वो बनता है। और यदि अपन बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का पूरा टॉपिक जो है वो इसी टेस्ट के अंदर अपन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी है वो लाइव आ जाइए, जितने भी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए भाई। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आप जल्दी से जवाब दीजिए। न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, देखिए न्यूटन जो है वो आपको पता है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था तो उनके दिमाग में जो विचार आया था वो किस पेड़ के नीचे आया था, सेब के पेड़ के नीचे। अगला यदि अपन बात करें तो जब न्यूटन अपने घर आए हुए थे तो उनकी यूनिवर्सिटी में कौन सा रोग फैला हुआ था, प्लेग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको तो इतना याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो कणों के बीच लगने वाला बल और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है। दीजिए जवाब। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो कणों के बीच लगने वाले बल और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। पहला ऑप्शन है बल कणों के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा, बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तीसरा, बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा है बल व द्रव्यमान गुणनफल होते हैं। दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब होता है F समानुपाती होता है m1 इंटू m2। ठीक है, यानी बल जो होता है वो दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बल है वो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार बल व दूरी में क्या संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार बल व दूरी में क्या संबंध होता है। पहला आपका ऑप्शन है बल दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा, बल दूरी के समानुपाती होता है। या बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दीजिए भाई जवाब। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है F व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर। ठीक है, यानी बल जो है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बल दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैपिटल जी व स्मॉल जी का मान बताइए। दीजिए भाई जवाब। कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान बताइए। कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक। आप जवाब दीजिए भाई। गुरुत्वीय नियतांक। और स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो बताइए आप कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखना दोनों मान है वो आपको एक रेलवे ने पूछे हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का गुरुत्वीय नियतांक का मान है या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और स्मॉल जी का मान होता है 9.8। ठीक है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है। देखो अभी हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को बोलते हैं हम जी,
जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? दीजिए भी जवाब, दीजिए जवाब। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि F है वो समानुपाती होता है m1 m2 के। ठीक है, और F है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है d स्क्वायर के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं F समानुपाती तो है m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं? d स्क्वायर के। ठीक है, अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया F समानुपाती है m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती है d स्क्वायर के। ठीक है, कोई भी दो राशियां समानुपात में हो तो उनको बराबर लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक नियतांक ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने एक नियतांक लिया g, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, और जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब यदि हम g को इधर लेके आए तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर d स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2। ठीक है, ये आ गया गुरुत्व। अब अपने को पता लगाना है, आपसे ये पूछा है कि एफ डी स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2 का मात्रक क्या होगा। देखो, अपने पास है एफ डी स्क्वायर बट्टे m1 m2, तो देखिए g बराबर एफ डी स्क्वायर m1 m2। देखिए, एफ होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, डी होता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और मीटर दूरी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये बट्टे में है तो यहाँ हम लिख देंगे प्रति। ठीक है, अब ये m इंटू एम यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो ये हो जाएगा kg स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है, तो अब आप दीजिए भाई, इनमें से सही जवाब कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। दीजिए जवाब, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अभी एनटीपीसी में लगभग 5 क्वेश्चन है वो आपको साइंस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआती पारी में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अभी 4-5 तारीख को यदि जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर 1-1, 2-2 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के भी स्टैंडर्ड के आने लगे हैं। तो आप थोड़ा सा जिनका दूसरी पारी में है वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाए, और आगे की पारियों में तो देखो और भी अपन कह सकते हैं कि हार्ड लेवल होने वाला है। ठीक है, तो दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखो, त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे सीधा त्वरण हो, हमें त्वरण याद रखना है। ठीक है, हम कहते हैं त्वरण का मात्रक होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। ठीक है, या आप कह सकते हो ये हो गया मीटर बट्टे, ठीक है, प्रारंभिक वेग बट्टा समय। ठीक है, तो अब अपन कह सकते हैं ऊपर आ गई दूरी अंतिम वेग प्रारंभिक, या ऊपर आ गया वेग, अपने पास आ गया वेग बट्टा समय। ठीक है, अब वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड, और समय का मात्रक भी क्या होता है? सेकेंड। तो ये हो जाएगा क्या? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि निम्न में से भार होता है, भार क्या होता है बताइए। बल और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, द्रव्यमान या बल का गुणनफल होता है, द्रव्यमान या गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, या द्रव्यमान या समय का गुणनफल होता है। दीजिए जवाब, निम्न में से भार क्या होता है? दीजिए भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल W बराबर mg। W बराबर mg, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए जवाब। द्रव्यमान और भार में अंतर के बारे में असत्य कथन बताना आपको। बताओ। द्रव्यमान नियत रहता है जबकि भार बदलता है। वस्तु का द्रव्यमान साधारण तुला से, जबकि भार है वो कमानीदार तुला से मापा जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान व भार दोनों गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करते हैं। द्रव्यमान व भार दोनों गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करते हैं या द्रव्यमान सदिश राशि। इनमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। दीजिए भाई जवाब। इनमें आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो गौर करना आप एक बार, याद रखना। द्रव्यमान सभी किसी भी ग्रह पे चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, द्रव्यमान नियत रहता है जबकि भार क्या करेगा, हमेशा बदलेगा, क्योंकि भार निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण पर और गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है ग्रहों के आकार पर। ठीक है। अगला, वस्तु का द्रव्यमान साधारण तुला से नापा जाता है जबकि भार जो होता है वो कमानीदार तुला से मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बिल्कुल, और भार क्या होती है कि सदिश राशि है। लेकिन ये अगला दे रखा है कि द्रव्यमान व भार दोनों गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करते हैं। ये बात गलत है। सिर्फ भार जो होता है ना वो गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान व गुरुत्व त्वरण पर निर्भर नहीं करता। तो आप इसका सही जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति जिसमें किसी भी वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है। बताइए भाई। जड़त्व द्रव्यमान, गुरुत्व द्रव्यमान, भारहीनता या संतुलन। दीजिए जवाब। वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का आभासी भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा भाई। इसका जवाब क्या होगा। ठीक है। वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भारहीनता। ठीक है। भारहीनता यानी भार जीरो हो गया तभी तो क्या होती है, भारहीनता होती है। ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है तो व्यक्ति का अपना भार पर क्या प्रभाव महसूस करता है। दीजिए भाई जवाब। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है तो व्यक्ति का भार प्रतीत होता है। देखिए, लिफ्ट में 3 कंडीशन बनती है। हमेशा 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं लिफ्ट के, अभी रट लो चाहे आप। ठीक है। एक तो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, एक लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, और एक लिफ्ट है वो टूट चुकी है। ठीक है। याद रखना, यदि लिफ्ट टूट जाए तो हमेशा भारहीनता महसूस होती है। ना तो भार घटेगा ना बढ़ेगा, कुछ नहीं, एकदम भारहीनता हो जाएगी। ठीक है। भार शून्य हो जाएगा। ठीक है। और लिफ्ट यदि नीचे की ओर आ रही है तो भार घटा हुआ, और ऊपर की ओर जा रही है तो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि लिफ्ट यदि नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति का भार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है। व्यक्ति का भार है वो कैसा, घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर जाती है तो भार बढ़ा हुआ, नीचे आती है तो भार घटा हुआ, लिफ्ट टूट गई तो भारहीनता महसूस होती है। ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, अभी जो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रटने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से, देखो उनको तो पहले से ही पता हो सकता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो सीधे से रट लेना इन क्वेश्चनों को। तो बताओ, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान आपसे एग्जाम में प्लायन वेग का और मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब आपको बताना है कि प्लायन वेग का मान क्या होता है पृथ्वी के लिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। रट लीजिए, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पृथ्वी के ध्रुवों की ओर, बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो दीजिए आप जवाब। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा जो होती है, यानी
ठीक है। विषुवत रेखा जो होती है उस पे गुरुत्व त्वरण का मान होता है 0, ठीक है। और चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, अपन कहते हैं गुरुत्व त्वरण का मान है वो घटता है, ठीक है। और ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, विषुवत रेखा पे मान होता है 0, ध्रुवों की ओर जाने पर मान क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दीजिए भी जवाब। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एक सीधी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले आप जल्दी से अपने अपने जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बता देता हूँ। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए, घूर्णन का यदि क्वेश्चन आए, यहाँ पर यदि बढ़ना आए तो यहाँ पर घटना कर देना, यहाँ पर यदि घटना है तो यहाँ पर बढ़ना कर देना, ठीक है। घूर्णन का क्वेश्चन सीधा सा रट लो, यहाँ पर यदि बढ़ना आ जाए तो यहाँ घटना कर दो, और यहाँ घटना आ जाए तो यहाँ पर क्या कर दो, बढ़ दो। यदि घूर्णन गति बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण घटेगा, और घूर्णन गति यदि घटेगी तो गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का मान, रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा सा मान है, रट लीजिए, बताइए, दे दीजिए जवाब। पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का मान रटा हुआ है, तो जवाब दे दीजिए जल्दी से। पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, ठीक है। एक जना का जवाब, बाकी पता नहीं सारे कॉपी कर रहे हैं या पता नहीं फिर सबको ही आता है, क्या है पता नहीं। दीजिए भी जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को आप। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका मान ये रट लीजिए आप। एग्जाम के अंदर रेलवे पूछता है, बाकी एग्जाम में बहुत कम संभावना रहती है इसकी, लेकिन रेलवे लगभग पूछता है इसको, ठीक है। ये होता है 3.5 × 10⁻22। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। ये भी रटने वाला क्वेश्चन है सीधा सा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। ग्रुप डी 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन है, वो कई पारियों में पूछा गया था, तो आप जवाब दे दीजिए इसका। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। कई जगह आपको 5.97 ये भी मिलता है, लेकिन आप सीधा याद रखो क्योंकि NCERT जो है वो यही मानती है, ठीक है। तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए भाई ये रटने वाली चीज़ें हैं, देखो आप रट सकते हो इनको। अगला है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। दीजिए भाई जवाब। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। 7.4 × 10⁻22, 23, 24 या 25, कितना भी। दीजिए जवाब। रट्टा हुआ जिनकी है वो तुरंत जवाब दे देंगे, बाकी देखो सोचने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 × 10⁻22, ठीक है। 7.4 × 10⁻22। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसका इस रूप में भी आप याद रख सकते हो। देखो रटने वाली चीज़ है, जिनके रटा हुआ है वो तुरंत जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना, 3.84 × 10⁵ या एग्ज़ाम में सीधा भी आता है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है, 10 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। दीजिए भाई। किसी
वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? दीजिए जवाब। 50/6 या 100/3 या 50/3 या 56/5? दीजिए जल्दी से जवाब आप 20 सेकंड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको द्रव्यमान और यहाँ पर दिया हुआ है भार। ठीक है, तो पहले आपको इस द्रव्यमान को किस में बदलना पड़ेगा? भार में। ठीक है, भार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। W बराबर mg। m आपको दे रखा है 10 से, यहाँ g देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगला आपको g का मान देगा कि आपको g है वो 9.8 मानना है या g 10 मानना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर g 10 मान रहा हूँ, यानी उस वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना हो गया? ये हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, भार का मात्रक है वो न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये कह रहा है चंद्रमा। चंद्रमा किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, तो ये हो गया 50/3। ठीक है, तो उसका भार कितना हो जाएगा? 50/3। चलिए भाई, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? किसी वस्तु का भार द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 60, 6, 10 या 9? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान है वो जितना पृथ्वी पर है उतना ही किस पर होगा? चंद्रमा पर। द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता, भार जो है वो परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में गुरुत्व तरंगों के अस्तित्व का अनुमान किसने लगाया? ये एक गुरुत्वाकर्षण के अंदर एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इतने दिनों से नहीं देखा कभी, लेकिन अभी एग्जाम के अंदर आया था इस बार रेलवे में। तो बताओ भाई, अंतरिक्ष में गुरुत्व तरंगों के अस्तित्व का अनुमान किसने लगाया? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो या कोपरनिकस? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो या कोपरनिकस? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, गुरुत्व तरंगों का अस्तित्व का अनुमान लगाया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के जितने इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट का क्वेश्चन बनता है एक तो। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ध्रुवों की ओर जाने पर है वो गुरुत्व त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ऊपर नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक जी का मान, जी का मात्रक, स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मात्रक, और छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने शामिल किए। पृथ्वी चंद्रमा का द्रव्यमान वो हमने शामिल कर लिया। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है जो एनटीपीसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो बाकी एग्जाम में तो पिछली बार भी मेंस में आया था। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें अलग अलग ग्रहों के ऊपर आप कहते हो कि गुरुत्व त्वरण जो है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो पृथ्वी पे इतना है तो बुध ग्रह पे कितना होगा या मंगल ग्रह पर कितना होगा। ठीक है, भार है वो अलग अलग ग्रहों के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक प्रकार छोटी सी क्लास लेके पहले वो चीज़ क्लियर करवाऊंगा, फिर उसका है वो टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप एक टाइप का क्वेश्चन जो बचा है उसकी मैं आपको एक क्लास लेके और फिर वो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप जल्दी से पहले मेरे को ये बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दे दीजिए कि कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। गुरुत्वाकर्षण में आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।